नमस्कार दोस्तों, न्यूज रीड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। की धरा पर स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का 85वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने किया। कृषि अर्थशास्त्रों के दिग्गजों के जमावड़े में शामिल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कृषि की चुनौतियों पर चर्चा की और कृषि नीति, मूल्य नीति, एमएसपी और ग्रामीण विकास पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। वार्षिक सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर कंबोज ने कहा कि जो देश में शोध हो रहा है और ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला है, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के द्वारा आयोजित की जा रही है और इसको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में अगले 3 दिनों में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 से ज़्यादा में बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा छोटा और जो सीमांत किसान है उसको किस प्रकार से खेती को हम लाभकारी बना सकते हैं, किस प्रकार से जोत में यदि बदलाव आया है, ऐसे कौन से विषय हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो भविष्य में भी हम इस कृषि को जो है वो लाभकारी बना सकते हैं। और जितनी भी चुनौतियां हैं उन पे काम हुआ है, रिफॉर्म्स भी हुए हैं और उसी के तहत आपने देखा होगा, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन में होने वाली तब्दीलियों से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए भावांतर भरपाई योजना, ये इस तरह के कुछ प्रभावी कदम हैं। लेकिन अभी भी जैसा आपने देखा, इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिनेश जी और डॉक्टर शर्मा जी और सेक्रेटरी, सभी लोग पूरी यहाँ पे चर्चा होगी और WTO से भी यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट आने वाले हैं, जो कि किस प्रकार से हम प्रभावी तरीके से जो शोध के क्षेत्र हैं, विस्तार के क्षेत्र हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र हैं, और अंततः एक ही विषय रहता है कि हम जितनी भी चुनौतियां हैं, चाहे वातावरण परिवर्तन की हो, विविधीकरण की हो, कृषि में टेक्नोलॉजी के प्रयोग की हो या नई तकनीकों की बात हम करें, उन सब का मकसद एक ही है कि किस प्रकार से हम अपने किसान की आय में वृद्धि कर सकते हैं और इस कृषि को एक लाभकारी बनाते हुए अपने किसानों की मदद कर सकते हैं। ऐसा संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे शिक्षा मंत्री और सभी, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वैज्ञानिक है, एकेडमिया है, सभी लोग मिलके इन पे चर्चा करेंगे। और आपने देखा होगा इस कॉन्फ्रेंस में हमारे छात्र, हमारे वैज्ञानिक, हमारे पॉलिसी मेकर और सभी स्टेक होल्डर्स जो है वो भाग ले रहे हैं, जो अगले 3 दिनों में चर्चा करेंगे। और जो इससे निकल कर आएगा वो रिकमेंडेशन जो है हम भारत सरकार को और जो भी संबंधित संस्थान है शोध के, उनको हम भेजेंगे, ताकि भविष्य में हम और तीव्र गति के साथ शोध करते हुए अपने किसानों के लिए खेती को लाभकारी बना सकें। देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, चुनौतियों का आना, उनका समाधान करना, और चुनौतियां ही आपको मार्ग भी दिखाती हैं। इसको अवसर के रूप में बदलना ही वैज्ञानिक का हमेशा कार्य होता है। ये स्टैंड स्टिल चीज़ें नहीं हैं। समस्याएं आती हैं, उनका समाधान किया जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से वातावरण परिवर्तन की आपने बात की, ज़मीन की जोत जो छोटी हुई है उसकी बात की है, भविष्य में किस प्रकार की कृषि होगी, इन सब का समाधान यदि है तो हम अपना जो प्रिमिटिव नॉलेज है, जो हमारा
पीढ़ियों से चला रहा है, उसके साथ हमें तकनीक को जोड़ना है ताकि हम इन समस्याओं से भी पार पाएं और हम आने वाले समय में अपने वातावरण को भी ठीक रखें, अपनी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति वो भी ठीक रहे, उत्पादन भी अच्छा हो, उत्पादकता भी बढ़े और इस पूरे सिस्टम के अंदर टिकाऊपन आए। उसके लिए हमें पूरे इकोसिस्टम पे काम करने के लिए ही आज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्री हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ताकि सब कुछ के अंत में हम उसके शुद्ध लाभ को ही देखते हैं। उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए उससे आर्थिक आय मिल रही है, लेकिन साथ में संसाधनों का संचय और उनका टिकाऊपन भी उतना ही आवश्यक है। उन सब विषयों पे यहाँ पे चर्चा होगी और जो उससे निकल कर आएगा, जैसा मैंने कहा, वो किसान के लिए अवश्य ही उसकी खेती को लाभकारी बनाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर दिनेश मरोठिया ने बताया कि ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हिसार में हो रही है, और हमने हिसार को क्यों चुना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, पहला तो हिसार को इसलिए चुना कि ये वो प्रदेश है जिसने कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और जिसको हिंदुस्तान का ग्रेन बेल्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में हम 3 विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला विषय जो है वो है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके इनोवेशंस में। जो आपने प्रश्न किया है, इस पर हम लोगों के पास कम से कम 148 पेपर हैं, 148, और वो सारे एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदुस्तान के 640 एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने इसमें 200 पेपर कंट्रीब्यूट किए हैं। तो प्रश्न ये है कि हर एक प्रदेश की अपनी एक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, उसकी इकोलॉजिकल कंडीशन अलग होती है और वहाँ के फार्मर्स की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अगर एक फसल में बहुत अच्छी है तो हो सकता है दूसरी फसल वेजिटेबल्स में उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग उतनी शार्प नहीं हो जितनी कि दूसरे हिमाचल में मान लीजिए कि ग्रेप का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हो सकता मध्य प्रदेश वालों ने तो ग्रेप सिर्फ वो खाता है, वो प्रोड्यूस तो करता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो वीट वगैरह की जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जब बहुत फास्ट डिसअपियरेंस हो रहा है, वो पूरे जर्म प्लाज्म जो बहुत फास्ट डिसअपियरेंस हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में अभी रिसेंटली ये प्रयास किया जा रहा है कि जो जीन बैंक है, जो ट्रेडिशनल जीन बैंक है, उसको किस तरह से रिकवर किया जाए और उसको बेसिस मानते हुए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई चाहिए, लेकिन अगर वो अपने आप में उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो ऐसे उसको इस तरह के जीन्स को प्रमोट करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बतलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ में धान की 23,000 वेराइटीज़ है और उन 23,000 वेराइटी में धान का एक, यदि मान लो कोई गर्भवती महिला है और अगर उसको आप ये चावल खिलाएंगे तो आपको ये लेबर पेन वगैरह की जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आपको गठिया बात है, आपको शुगर है, तो जीआई इंडेक्स लो वाले जो ट्रेडिशनल राइस हैं वो अभी यानी अवेलेबल है। दूसरा, जो डोमेस्टिक इंडिजिनियस फ्रूट हैं, छोटे छोटे से हर्ब एंड शर्ब है, अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी बहुत लिमिटेड वे में रिसर्च हुई है। उसमें हमारे कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत सारे पेपर्स भी हैं, डिबेट भी है। तो ये क्रॉस लर्निंग तो होती है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यानी आप हर जगह तो सेफ्रान का कल्टीवेशन नहीं कर सकते, केसर का, बिल्कुल वो तो कश्मीर में होगा, या कश्मीर से जो, या तो फिर आप इतनी ज़बरदस्त रोबस्ट टेक्नोलॉजी बना दें
कि कश्मीर का जो इन्वायरमेंट है जो सूटेबल है सेफ्रॉन के लिए, उसको आप क्रिएट कीजिए, तब आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। तो अभी इसमें एक तो ये रूरल डेवलपमेंट का हो गया, दूसरा कॉमन्स पे, यानी ये जो आपका हिमाचल प्रदेश और जितना भी हिमालयन स्टेट है, इवन हरियाणा पंजाब है, तो ये जो यहाँ से जो आपका जो कॉमन सामुदायिक जो ज़मीन है, चारागाह है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल गवर्नमेंट कर रही है कि भाई ब्लू रिवोल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो ब्लू रिवोल्यूशन अगर कोस्टल एरिया में तो हो रहा है, मध्य प्रदेश और उन एरिया में भी हो रहा है जहाँ के बहुत छोटे छोटे तालाब हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो ब्लू रिवोल्यूशन अब हरियाणा में भी हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो है, और धीरे धीरे अलग अलग फेज़ में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग कृषक के समुदाय में डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अचानक पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है वो उड़ीसा में नहीं हो सकती, उसके लिए प्रोसेस है, क्योंकि उसमें साइंटिस्ट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, फार्मर ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो नॉलेज का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तीसरा हमारा WTO का है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। कैमरामैन मोनू और अपने सहयोगी राज कटारिया के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज़, हिसार।